नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। ये कुछ मीडिया चैनल्स ने, ये लुटेन्स मीडिया चैनल ने कुछ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के जो पीआर एजेंसीज हैं, उनके साथ मिल करके एक अलग ही चित्र आपके सामने लाया है। ये कहते हुए कि आर्यन खान के केस से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को हटा दिया गया, ये उनका पहले पंच लाइन। और उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि और कुछ 5 केस से उन्हें हटाया गया वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब जिस तरह का झूठ ये लोग बता रहे हैं, और उसके बाद में रिएक्शन भी बता रहे हैं समीर वानखेड़े का, जो कि जोनल डायरेक्टर है मुंबई एनसीबी की ऑफिस के, यानी वेस्टर्न जोन के ऑफिस का। अब ये इसके अंदर समझने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस तरह से ये मीडिया मैनेज हो रही है, हकीकत क्या है, ये हम आपको पूरा बताएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है। देखिए, जब ये पूरा प्रकरण चला था और वो जो बहुत ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो एक होशियार प्राणी हैं वहां पर महाराष्ट्र में, जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं और एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी है, नवाब मलिक। वो नवाब ही है, उनका नाम ही नवाब है, क्या कहना उनके बारे में। उन्होंने जब पर्सनल आरोप करना चालू कर दिए थे कि इसमें कुछ लेना देना व्यवहार है, तो उस व्यवहार के बारे में हमने एक वीडियो आज ही डाला है, आप देख सकते हैं हमारे होम पेज पर, इस वीडियो के पहले, जिसमें हमने बताया है कि जिसमें शाहरुख खान की जो मैनेजर है पूजा ददलानी, और वो किरण गोसावी और सैम डिसोजा, इन सबको किस तरह से एनसीबी की जो स्पेशल टीम है उसने इंक्वायरी के लिए बुलाने की संभावना है। और हो सकता है कि अगर जरूरत पड़ने पर, क्योंकि 50 लाख के रकम की बात है, तो हो सकता है कि वो पूजा ददलानी ने, ये पूरी संभावना है, इतनी बड़ी रकम है, ये 10, 20, 50 हजार की बात नहीं है। पूजा ददलानी ने शाहरुख खान के परमिशन से ही इस गलत काम के लिए ये पैसे जो है वो किरण गोसावी के पास दिए। तो उसकी तो खैर वो एक अलग वीडियो आप देख सकते हैं, उसके अंदर उसमें पूरी जानकारी दी गई है, इस वीडियो के बराबर पहले का वीडियो है। खैर, अब हम आ रहे हैं आज के मेन मुद्दे पर कि जिस तरह से ये मीडिया बता रही है वो हकीकत नहीं है। समीर वानखेड़े ने जो एक रिट पिटीशन फाइल की थी हाईकोर्ट में, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से साफ साफ कह दिया था कि ये जो एक आर्यन खान का केस है और जो पॉलिटिकली रूलिंग पार्टीज है उनसे कनेक्टेड जो एक और कुछ 4 या 5 केस है, वो सब जो हैं हमारे हेड ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफर किए जाए। तो आर्यन खान का जो केस है वो उनके एनसीबी के दिल्ली के हेड ऑफिस में, वहां पर जो डिप्टी डायरेक्टर है वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, इस प्रकार की हमें जानकारी मिल रही है। और दूसरे जो और 5 केस है वो भी एनसीबी के हेड ऑफिस यानी नई दिल्ली में ट्रांसफर हो चुके हैं। लेकिन अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो जमानत के लिए शर्तें रखी थी, यानी जिन शर्तों पे जमानत दी थी, उसमें यह था कि हर शुक्रवार को यानी एवरी फ्राइडे इन्हें सुबह 10 से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने जाना पड़ेगा एनसीबी के ऑफिस में। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल या एडमिनिस्ट्रेटिव वजहों से हाईकोर्ट की भी मान्यता है उस चीज के लिए, क्योंकि उन्होंने ये अलाउ किया और इसी वजह से ये केस ट्रांसफर हुए वहां पर। तो समीर वानखेड़े को कोई हटाया नहीं गया है, वो तो अभी भी जो मुंबई में वेस्टर्न रीजन का या वेस्टर्न जोन का जो एनसीबी का ऑफिस है उसके अभी भी वो जोनल डायरेक्टर हैं। लेकिन अब आर्यन खान को हर शुक्रवार यानी एवरी फ्राइडे दिल्ली जाने की जरूरत पड़ सकती है हाईकोर्ट की शर्तों को पूरा करने के लिए। अगर उनकी जो इन्वेस्टिगेशन या जो जांच मुंबई में चल रही थी वो स्थानिक स्तर पर वो वहां जा सकते थे और सब चीजें मैनेज कर सकते थे। स्थानिक लेवल पे हर काम को करने में थोड़ी सी आसानी होती है और इंसान आराम से कर पाता है। लेकिन अब उन्हें हर हफ्ते दिल्ली जाना पड़ेगा, वहां उनके जान पहचान के लोगों के साथ फिर संबंध जोड़ने पड़ेंगे, फिर लोगों से ये सब करना पड़ेगा, और वहां पर सब नए नए अधिकारी, नया स्टाफ, और हर चीज नई होगी उनके लिए। वो उन्हें किस तरह से बेवकूफ बना सकते हैं, नहीं बना पाते हैं, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जांच तो होनी है। इससे हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि वो समीर वानखेड़े को यहाँ बेवकूफ बना पा रहे थे, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब उनके लिए नई मुसीबतें खड़ी होने की पूरी संभावना है, और इस पर
जो नवाब मलिक का जो रिएक्शन आया है ट्विटर पर, उनके ट्विटर हैंडल से, अकाउंट हैंडल से, वो कुछ अजीब ही प्रकार का आया है कि जिस तरह से लगता है कि एनसीपी और ये नवाब मलिक यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और नवाब मलिक ये इस घटना से बहुत ही खुश हैं। अब वो अपने ही मुसलमान भाई के मुसलमान बेटे को और प्रॉब्लम में डाल करके अगर वो खुश है तो क्या कहने। उन्होंने तो पहले ये आरोप कर दिया था समीर वानखेड़े पर कि हिंदू ने एक मुसलमान को टारगेट करने का प्रयास किया है। इस तरह की उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा था, लेकिन इस तरह की उनकी शैली थी आरोप करने की। और बाद में उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े के पिताजी भी मुसलमान है। अब खुद को नहीं मालूम है कि अब कौन कहां मुसलमान है या कौन हिंदू है, क्योंकि समीर वानखेड़े जी के पत्नी ने जो उनके फर्स्ट मैरिज जो हुआ था समीर वानखेड़े का, उसका जो रजिस्ट्रेशन था स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, जिसमें उन्होंने अपना धर्म हिंदू करके बताया हुआ था, वो दिखा दिया यदि वो हिंदू है। वो बैकवर्ड कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट के कोटा से अगर वो आए हुए हैं सर्विस में, 17,000 करोड़ के अगर उन्होंने ड्रग्स जब्त कराए तो कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने अच्छी देश सेवा की है। दूसरी आपको एक और बात बताएं, देखिए ये जिस तरह से कह रहे हैं कि नहीं उनके पिताजी कन्वर्ट हुए थे, अगर उनके पिताजी कन्वर्ट हुए थे तो वो कन्वर्ट होने का उनका गेजेट का जो शेड्यूल, जो नोटिफिकेशन है, वो क्यों नहीं पेश करते? ये मंत्री हैं और इस तरह का गेजेट ये महाराष्ट्र की सरकार छापती है, वो जाहिर कर दे, पब्लिक कर दे वो, क्योंकि इस तरह का कुछ हुआ ही नहीं था। ये हो सकता है कि अगर हुआ हो, तो हम आरोप नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक संभावना की बात कर रहे हैं कि कोई इंसान अगर इंटर रिलीजियस मैरिज करे यानी दूसरे धर्म की लड़की के साथ अगर शादी करता है और सिर्फ ससुराल वालों के समाधान के लिए वो उनके धर्म के हिसाब से अगर कुछ भी फॉर्मेलिटी कर देता है, लिखा पढ़ी, जिसमें उसे उर्दू पढ़ने नहीं आती लेकिन उसने सिर्फ साइन की हो, उससे कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। अगर इसके बाद वो अपने धर्म परिवर्तन का गेजेट में नोटिफिकेशन डिक्लेरेशन करवाता है सरकारी गेजेट में, तो ही उसका धर्म परिवर्तन माना जाता है। लेकिन उस फॉर्मेलिटी के बाद अगर वो वापस से, क्योंकि अगर ये मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा, काजी वाला हिसाब है, तो अगर बीवी शादी के बाद अपने पति को अपने धर्म की जो फॉर्मेलिटीज है वो करने देती है, वो कर रहे हैं पूरी जिंदगी भर, तो वो जिस धर्म के थे उसी धर्म में रहे। ये तो सिर्फ वो क्या कहते हैं कि एक फॉर्मेलिटी कर दी थी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल लेवल पर, रिश्तेदारों के बीच में, जिसका सरकारी नियमों से कोई लेना देना नहीं है। यानी जो इंसान घर में खाना अगर पकाती है उसकी बीवी, तो क्या उसका सरकारी नोटिफिकेशन वो निकालते बैठे कि आज ये बनाया था, आज हमने ये खाया? तो ये आपस की बातें हैं, इसका कानून के अंदर कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। वो हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, सीधी सीधी बात है। अब बिल्ली के खाप में छिछड़े, या वो क्या कहते हैं, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, उस तरह का काम ये क्यों नवाब मलिक कर रहे हैं? ये ठीक है कि अजीत पवार जो डिप्टी सीएम है वहां पर, उनके सब रिश्तेदारों और उनके जो भी बिजनेस थे, कंपनियां थी उनके बेटे की, या जो भी फैक्ट्रीज थी वहां पर ईडी की इनकम टैक्स की रेट बढ़ी थी, ये जानकारी वो छुपाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन ये सब छुपाने के लिए और मीडिया ये कवर नहीं करे, मीडिया को मैनेज किया होगा, ठीक है, लेकिन ये बेवकूफी की इसकी पर्सनल लाइफ में इतना सारा दखल देना, ये उन्होंने नहीं करना चाहिए था। इतनी हमारी उन्हें सलाह है, इतना ही हमारा एडवाइस है उन्हें, और महाराष्ट्र की सरकार को भी, वहां के सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ये ध्यान में रखें कि अगर ये ज्यादा कहीं मामला बढ़ गया, क्योंकि इनकी गैर कानूनी संपत्ति होने का आरोप मोहित कंबोज, जो अपने आप खुद एक लीडर हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पर रहा करते थे, इन्होंने किया है, और उन्होंने 135 करोड़ के बैंक के पैसे एक कंपनी में ट्रांसफर करवाए नवाब मलिक के बेटे ने। इस प्रकार का वो आरोप लगा रहे, कथाकथित आरोप, और उस कंपनी से उन्होंने दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किए जिसमें भी वो डायरेक्टर हैं, और पहली कंपनी बंद कर दी। यानी 135 करोड़ का घोटाला किया, और ये 2000 से लेकर के 1 लाख 2 लाख रुपया इनकम टैक्स भर रहे हैं, यानी अपनी इनकम बाबूली दिखा रहे हैं, और करोड़ों की संपत्ति इन्होंने कहां से ली। दूसरा उनके ऊपर एक और आरोप लगाया जा रहा है यही पॉलिटिशियंस द्वारा कि जो 2008 में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें कोई आरोपी है उस मैटर से कनेक्टेड,
उनसे इन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की, जमीनें या कुछ फ्लैट वगैरह। तो अब इन आरोपों से नवाब मलिक कैसे बाहर निकलते हैं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि हमें किस्सा वो याद आ रहा है 1990 के दशक का, जहां एक हवाले के मामले में किसी जैन डायरी के अंदर उसे जैन डायरी कहा जाता था, उसमें एक सिर्फ LK नाम के 2 अक्षर निकल आए और सभी लोगों ने श्रीमान लालकृष्ण आडवाणी जी की तरफ उंगलियां दिखाना चालू कर दी थी। तो उन्होंने उसी समय कह दिया था कि हम ये पब्लिक लाइफ से अब बाहर जा रहे हैं, जब तक ये आरोप क्लियर नहीं होते और हम इसमें से बेगुनाह नहीं निकलते, तब तक हम पब्लिक लाइफ में कदम नहीं रखेंगे। और उन्होंने वही किया, कई साल केस चले। उसके बाद जब न्यायालय ने ये कहा कि इनका कोई संबंध नहीं है, उसके बाद वो फिर पब्लिक लाइफ में आए, दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। कहने का मतलब ये है, AR अब्दुल्ले का अगर आप देखेंगे 1970s का, तो उन्होंने भी ऐसे ही किया, एक जरा सा आरोप और सीधा त्यागपत्र, और जब तक क्लियर नहीं होते तब तक पब्लिक लाइफ में वापस नहीं आते। इस तरह की अकाउंटेबिलिटी और प्रोप्राइटी का जमाना था, दौर था, यानी उत्तरदायित्व का, ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता। आज कहां है वो? ये जवाब महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव जी ठाकरे ने इस विषय में देना चाहिए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे वो इतने परफेक्ट आदमी थे, हम उनसे पर्सनली मिल चुके हैं, बल्कि ऐसे समय पे मिले जब उनके पास कोई जाने तैयार नहीं था। इस तरह के दंगे हो रहे थे, शूट एट साइट के ऑर्डर थे, उन्होंने हमें बुलाया था, हम उनसे पर्सनली मिलने गए थे ऐसे हालात में भी। तो वो जिस तरह के इंसान थे और वो जिस तरह का अपना उत्तरदायित्व समझते थे जनता की ओर, उसी तरह से उनके सुपुत्र भी समझेंगे, ऐसी हमें उनसे अपेक्षा और उम्मीद है। अगर वो समझे तो अच्छी बात है, वरना उनके राजनीतिक जो दल है, जो उनकी पार्टी है, उसका भविष्य उन्हीं के हाथों में है। ये उन्होंने सोचने और समझने वाली बात है। सत्ता तो आनी और जानी चीज है। ये जो युति ये पार्टी के साथ आज है, कल वो पार्टी के साथ है, ये तो बनते बिगड़ते रहते हैं। लेकिन सबसे मूल तत्व है अकाउंटेबिलिटी, जनता का विश्वास और पारदर्शिता। ये खोना है कि नहीं, ये वहां के नेताओं ने सोचना और विचार करना चाहिए। ये हमारी महाराष्ट्र के सभी नेताओं से सलाह है। आपको हमने वो जानकारी इस वीडियो में बताई है जो मीडिया आपको सीधे सीधे नहीं बता रही है। हमने आपको जानकारी सीधे सीधे दे दी। ये जो भी मीडिया चैनल अगर आपके संपर्क में हो, उनके कोई रिपोर्टर संपर्क में हो, तो उन्हें जरूर आप थोड़ा सा डांटिए, फटकारिएगा, गलत हेतु से नहीं, सुधारने के हेतु से, कि वो सही सही जानकारी सही तरीके से क्यों टेलीकास्ट नहीं किया करते, क्यों बिक जाते हैं उनके चैनल। ये सवाल आप जरूर उनसे कीजिएगा, ताकि ये बात ऊपर तक जानी चाहिए, उनके हेड ऑफिस तक, उनके डायरेक्टर्स तक। ये जरूरी है, क्योंकि उन्होंने भी अकाउंटेबिलिटी इसी तरह से मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप सबको आज के वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, ये जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। और अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, और आपके सभी जितने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके कलीग्स हैं प्रोफेशनल सेक्टर में, यानी प्रोफेशनल क्षेत्र में आपके जो सहकारी हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, मित्र हैं, सभी के साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।